Good morning friends. A very warm welcome to all of you in Byju's Government Exams Prep channel. दोस्तों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 20 नवंबर। जी हाँ, 20 नवंबर की दिनांक से जुड़े वो सभी जरूरी ऐतिहासिक फैक्ट्स और इवेंट्स की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक साबित होंगे और इसीलिए जिनको जानना और याद रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए चल के देखते हैं आज के दिनांक से जुड़े सभी जरूरी फैक्ट्स। द वेरी फर्स्ट फैक्ट हैपेंड इन 1750 जब टीपू सुल्तान, जिनको कि टीपू साहब या फिर टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से भी जाना जाता था, उनका जन्म हुआ था। टीपू सुल्तान का ओरिजिनल नेम था सुल्तान फतेह अली साहब। ही वाज द रूलर ऑफ किंगडम ऑफ मैसूर बेस्ड इन साउथ इंडिया। टीपू के पिता हैदर अली मैसूर साम्राज्य की सेवा में एक सैन्य अधिकारी थे जो 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक भी बन गए और उनकी मां फातिमा फख्र अन निसा कडप्पा के किले के गवर्नर मुदुद्दीन की बेटी थी। बहुत कम आयु से ही टीपू सुल्तान was instructed in military tactics by the French officers in the employment of his father. At the age of 15, he accompanied his father against the British in the First Mysore War in 1766. टीपू सुल्तान रॉकेट आर्टिलरी के अग्रणी थे। उन्होंने कई सारे यादगार एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस किए during his rule, including a new coinage system and calendar, and a new land revenue system which initiated the growth of Mysore silk industry. He expanded the iron-cased Mysorean rockets and commissioned the military manual known as Fatul Mujahideen. He also deployed the rockets against advances of British forces and their allies during the Anglo-Mysorean wars. फ्रांसीसी कमांडर इन चीफ नेपोलियन बोनापार्ट ने टीपू सुल्तान के साथ गठबंधन किया और टीपू सुल्तान और उनके पिता दोनों ने अंग्रेजों के साथ संघर्ष में अपनी फ्रांसीसी प्रशिक्षित सेना का उपयोग किया। इसके अलावा मैसूर के आसपास की शक्तियों के साथ युद्ध में, जैसे कि मालाबार के शासक कोडगु, बेडनोर, कर्नाटक और त्रावणकोर के साथ हुई लड़ाइयों में भी फ्रेंच टेक्निक्स और मिलिट्री का सहारा लिया इन्होंने। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू वाज फोर्स्ड टू साइन द ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टम। अंग्रेजों का विरोध करने के प्रयास में उन्होंने ऑटोमन साम्राज्य, अफगानिस्तान और फ्रांस सहित कई विदेशी राज्यों में अपने दूत भी भेजे थे। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सेना को मराठाओं का समर्थन प्राप्त था। उन्होंने टीपू को हराया और 4 मई 1799 को वो अपने सेरिंगापट्टम के किले का बचाव करते करते अपने प्राण गंवा बैठे। वर्ष 2015 में द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका अनाउंस्ड द सेलिब्रेशन ऑफ टीपू's birth anniversary every year as the Tipu Sultan Jayanti. This initiative was taken under the then Chief Minister Siddharamaiah. The Tipu Sultan Summer Palace is located in Bangalore city. इसके पश्चात चल के देखते हैं फ्रेंड्स क्या है आज की तारीख से जुड़ा अगला फैक्ट हमारा, और ये हुआ था 1954 में जब से वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज बीइंग सेलिब्रेटेड। विश्व बाल दिवस को इंटरनेशनल बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ये दिन यूनिसेफ और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा प्रमोट और कोऑर्डिनेट किया जाता है, जो कि बच्चों के कल्याण में सुधार की दिशा में काम करते हैं। इस संदर्भ में 20 नवंबर की दिनांक बहुत ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। क्यों? क्योंकि इसी दिन द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली अडॉप्टेड द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1959 और द यूएन जनरल असेंबली अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ चाइल्ड इन 1989। बाल अधिकारों पे कन्वेंशन की 30वीं वर्षगांठ को मनाने के लिए यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी कि यूनिसेफ ने गो ब्लू अभियान शुरू किया था, जिसमें दुनिया भर की ऐतिहासिक इमारतें 20 नवंबर 2019 को बाल अधिकारों के लिए समर्थन प्रदर्शित करने के लिए नीले रंग से लाइटन अप कर दी गई थी। इस संदर्भ में अगर थोड़ी चर्चा यूनिसेफ पे भी कर ली जाए कि आखिर क्या है यूनिसेफ जो बाल अधिकारों के लिए इतना महत्वपूर्ण काम करता है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको कि हम यूनिसेफ के नाम से जानते हैं, एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों के विकासात्मक और मानवीय सहायता के क्षेत्र में काम करती है। यूनिसेफ started as the International Children Emergency Fund in 1946, formed by the UN Relief Rehabilitation Administration in order to offer relief and health care for affected children and mothers in the aftermath of the Second World War. उसी वर्ष यूएन ने युद्ध के बाद राहत कार्यों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष की स्थापना की थी। हालांकि यह 1953 में संयुक्त राष्ट्र का एक स्थायी हिस्सा बन गया और बाद में इसका नाम बदल
बदल के संयुक्त राष्ट्र चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया, लेकिन आज भी यूनिसेफ के संक्षिप्त नाम का उपयोग अभी भी लगातार किया जा रहा है। यूनिसेफ functions through 150 country offices and other facilities all over the world. It is headed by an executive director. UNICEF's governing body is known as the executive board. After this, चल के देखते हैं क्या है आज की दिनांक से जुड़ा अगला फैक्ट, और ये हुआ था 1967 में, जब भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट RH-75 लॉन्च किया गया था। 20 नवंबर 1967 में RH-75 भारत में विकसित पहला रॉकेट थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से लॉन्च किया गया। RH-75 ध्वनि रॉकेट की रोहिणी श्रृंखला में एक रॉकेट है जिसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के द्वारा विकसित किया गया, और इसीलिए ये पहला ट्रूली भारतीय रॉकेट कहा जाता है। RH-75 का डायमीटर है 75 मिलीमीटर, और इसीलिए इसका नाम भी RH-75 रखा गया। Its weight was 32 kgs and it had a height of 1.5 meters. ये एक वन स्टेज रॉकेट है। ये 15 बार उड़ान भर चुका है बिटवीन नवंबर 1967 टू सितंबर 1968। 1975 वर्ष में सभी साउंडिंग रॉकेट गतिविधियों को एक कार्यक्रम रोहिणी साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम के तहत समेकित कर दिया गया। After RH-75, ISRO developed and launched many sounding rockets under the Rohini series, such as RH-100, RH-200, RH-300 Mk2 and RH-560 Mk2. The number in the name of the rocket indicates its thickness or the diameter. On 15th July 2005, the 100th consecutive successful RH-200 rocket was launched. The purpose of sounding rockets, क्या होता है उद्देश्य behind sounding rockets? It is to probe the upper atmospheric regions for space research. They also act as a cheap platform for testing or providing prototypes of new components or subsystems that are intended for use in satellites and launch vehicles. With this, let's go and see क्या है हमारा अगला फैक्ट, और ये हुआ था 1981 में, जब the second Indian satellite for Earth observations को लॉन्च किया गया था, और इसका नाम था भास्कर 2. भास्कर 2 was launched on 20th November 1981 from Kapustan Yar on board the Into-Cosmos launch vehicle. इस मिशन का उद्देश्य भी भास्कर 1 की तरह अर्थ ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करना था for applications related to hydrology, forestry and geology. It orbited 541 into 557 kilometers with an inclination of 50.7. दोनों में से एक ऑनबोर्ड कैमरा खराब हो गया, लेकिन इसके बाद भी भास्कर 2 ने तकरीबन 2000 से भी ज्यादा इमेजेस वापस भेजी थी। मिशन में सैटेलाइट माइक्रोवेव रेडियोमीटर, जिसको कि SAMIR कहा जाता है, का इस्तेमाल किया गया था टू कंडक्ट ओशन सरफेस स्टडीज। अब ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि क्या है कैपुस्टन यार। तो ये एक रशियन रॉकेट लॉन्च और डेवलपमेंट साइट है जो कि अस्ट्राखन ओब्लास्ट में स्थित है, which is about 100 kilometers east of Volgograd. It was established by Soviet Union on 13th May 1946. वोल्गोग्राड के बारे में अगर पूछा जाए कि ये कौन सा शहर है, तो ये पहले स्टालिनग्राड के नाम से जाना जाता था और वोल्गा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है दक्षिण पश्चिम रूस में। यह द्वितीय विश्व युद्ध में बैटल ऑफ स्टालिनग्राड साइट के होने की वजह से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। विद दिस नाउ फ्रेंड्स, देखते हैं क्या है अपना अगला फैक्ट फॉर टुडे, और ये हुआ था 1989 में, जब विश्व प्रसिद्ध भारतीय महिला पहलवान बबीता कुमारी फोगाट का जन्म हुआ था। बोर्न ऑन 20th November 1989, बबीता कुमारी फोगाट भारत की प्रसिद्ध फ्री स्टाइल रेसलर हैं। उनके पिता महावीर सिंह फोगाट एक फेमस ओलंपिक कोच हैं और द्रोणाचार्य अवार्ड के विजेता भी हैं। बबीता फोगाट ने कई पुरस्कार जीते, जैसे कि गोल्ड मेडल इन 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स, सिल्वर मेडल्स इन द 2018 एंड 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स और ब्रॉन्ज मेडल इन द 2012 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। वर्ष 2019 में उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की बाय जॉइनिंग द इंडियन पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी। इनके परिवार के कई सदस्य भी रेसलिंग खेल से ही जुड़े हुए हैं, जैसे कि इनकी बड़ी बहन गीता फोगाट, जो कि अगेन एक विश्व प्रसिद्ध फ्री स्टाइल रेसलर हैं इंडिया से, और जिन्होंने इंडिया का पहला स्वर्ण पदक जीता था इन विमेन्स रेसलिंग इन द कॉमनवेल्थ गेम्स। इनकी कजिन यानी कि विनेश फोगाट भी फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर थी टू विन गोल्ड बोथ इन कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स। विनेश फोगाट हैज आल्सो बिकम द फर्स्ट इंडियन एथलीट टू बी नॉमिनेटेड फॉर द Laureus World Sports Awards, which were held in February 18, 2019. Apart from that, Babita
फोगाट की दो छोटी बहनें ऋतु और संगीता फोगाट भी जानी मानी फीमेल रेसलर्स हैं। बबीता फोगाट ने अपनी बहनों के साथ मेजरली कंट्रीब्यूट किया है टू चेंज द माइंडसेट एंड एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स गर्ल एंड विमेन एजुकेशन एंड एक्स्ट्रा करिकुलर पार्टिसिपेशन इन हरियाणा एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि बॉलीवुड की मशहूर पिक्चर दंगल फोगाट सिस्टर्स की लाइफ स्टोरी से ही इंस्पायर्ड थी। विद दिस फ्रेंड्स हम समाप्त करते हैं आज के सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, लेकिन अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस हैं आज हमारे पास इन सब पे बेस्ड। और पहला सवाल कहता है व्हिच रूलर इज आल्सो नोन एज द टाइगर ऑफ मैसूर। टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से किस शासक को याद किया जाता है? ऑप्शंस हैं ए हैदर अली, बी टीपू सुल्तान, सी राजा फज हसी या फिर डी कृष्ण राजा वोदेयार 3। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन व्हिच ईयर वाज द यूनिसेफ एस्टैब्लिश्ड। किस वर्ष की गई थी यूनिसेफ की स्थापना? ऑप्शंस आपके पास हैं ए 1947, बी 1945, सी 1946 या फिर डी 1944। विद दिस अगला सवाल कहता है वेयर इज टीपू सुल्तान समर पैलेस सिचुएटेड। कहां स्थित है टीपू सुल्तान का समर पैलेस? ऑप्शंस है मैसूरू, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई या फिर डी सेरिंगापट्टनम। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फ्रॉम वेयर वाज भास्कर 2 सैटेलाइट लॉन्च्ड। भास्कर 2 उपग्रह कहां से प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शंस है कैपुस्तिन यार, बी श्रीहरिकोटा, सी वेंडनबर्ग एयरफोर्स बेस या फिर डी टनीगैशिमा स्पेस सेंटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज थुम्बा सिचुएटेड। किस डिस्ट्रिक्ट में है थुम्बा स्थित? ऑप्शंस है ए चेन्नई, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोची या फिर डी थेकडी। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन विमेन रेसलिंग चैंपियनशिप्स एट द कॉमनवेल्थ गेम्स। किसने जीता था भारत का पहला स्वर्ण पदक इन द कॉमनवेल्थ गेम्स इन रेसलिंग स्पोर्ट? ऑप्शंस आपके पास है ए बबीता फोगाट, बी गीता फोगाट, सी साक्षी मलिक या फिर डी विनेश फोगाट। इन सभी क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हम आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो बहुत लाभदायक लगा होगा और बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इससे मदद मिले तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि तभी पहुंच पाएंगे हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी आपके पास। With this, I sincerely thank all of you for being a part of today's session.